नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न कंपटीशन क्लासेज और एसआरके कंपटीशन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का महासीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका पार्ट 1 वीडियो हमने अपने चैनल पर लोड कर दिया है। उसको देखने के बाद ही आप लोग आगे इसको देखिए। इसमें बहुत सारे रेलवे एलपी हो, चाहे बीपीएससी ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं जो कल क्या क्या हमने पढ़ा था। तो विषय सूची देखिए, फटाफट 100.com पढ़े थे। और उसके बाद 2023 केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप तो था, वो छूट गया था, उसको आज कंप्लीट करेंगे। 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, ये तो हो गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूज @ 365, जिसमें इजराइल हमास युद्ध है, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, मतलब इत्यादि सभी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप। लाइफ, LIFE, लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। उसके बाद है UIDF का मतलब होता है उर्बान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उर्बान UIDF का मतलब होता है उर्बान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उसके बाद है गोवर्धन। गोवर्धन का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। गोवर्धन का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। और उसके बाद है PM प्रणाम। PM प्रणाम का मतलब होता है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन। PM प्रणाम का मतलब PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है PM विकास। PM विकास, PM विकास का फुल फॉर्म होता है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिस्टी, MISHTI, मिस्टी का फुल फॉर्म होता है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम्स। मिस्टी का फुल फॉर्म होता है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम्स। उसके बाद है पैक्स, PACS का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। पैक्स का मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। उसके बाद है भारत श्री। भारत श्री का फुल फॉर्म होता है भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। LGD का फुल फॉर्म होता है लैब ग्राउंड डायमंड्स। LGD का फुल फॉर्म होता है लैब ग्राउंड डायमंड्स। जेम का फुल फॉर्म होता है जनधन आधार मोबाइल। जेम का फुल फॉर्म जनधन आधार मोबाइल। तो अब चलते हैं न्यूज @ 365 पे। हम 7 अक्टूबर, देखिए इससे देखने से पहले, इसका करंट अफेयर देखने से पहले ऊपर क्या हेडिंग है वो देखना इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। टॉपिक पहला है आपका इजराइल हमास युद्ध। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में दिया गया है। चलिए देखते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अस्का के तहत इजराइल पर हमला किया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो हमास ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल पर हमला किया, तो उसका आंसर आपको क्या देना है? ऑपरेशन तूफान अल अस्का के तहत। उसके बाद देखिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ऑपरेशन आयरन
स्वॉर्डर्स के तहत इजराइल ने जवाबी हमला किया। हमास हमला करता है ऑपरेशन तूफान अल अस्का के तहत, और इसका जवाब इजराइल देता है कौन ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्डर्स के तहत। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्डर्स के तहत इजराइल हमास को जवाब देता है, और हमास हमला करता है ऑपरेशन तूफान अल अस्का के तहत। उसके बाद इसमें है भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। बहुत ही महत्वपूर्ण, VVI इसको मान सकते हैं, VVI। क्यों VVI इसको मान सकते हैं? जो भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में किया गया था। हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना किसने किया? तो यह अहमद यासीन किया। कहां पर किया? तो ये गाजा में किया। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अब है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखते हैं, इजराइल 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। पूछ सकता है इजराइल ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? इजराइल कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। तो अब देखिए इजराइल द्वारा इजराइल के बीच कौन कौन सा युद्ध हुआ या कौन सा संकट आया, उसके बारे में दिया गया है। पहला है अरब इजराइल युद्ध। अरब इजराइल युद्ध 1948 में हुआ है। उसके बाद सुएज नहर संकट 1956 में आया है। 6 दिवसीय युद्ध 1967 में हुआ है। ओस्लो समझौता 1993 में हुआ है, 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन करने के लिए। अब्राहम समझौता कब हुआ है? देखिए अब्राहम समझौता 2020 में हुआ है। यह किसके किसके बीच हुआ? इजराइल, UAE और बहरीन के बीच। इजराइल, UAE और बहरीन के बीच अब्राहम समझौता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। अगला टॉपिक क्या है? वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में, यानी वन उपयोग से बिना वन में परिवर्तन भूमि पर लागू नहीं है। अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट है। रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि। बी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि। उसके बाद है गतिविधियां जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको, पर्यटन, सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य। डी नंबर है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है। नोट, यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया गया है। यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। अब देखना है हम लोगों को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। तो आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना है। भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह नीति 4 विशिष्ट संबंधित इकाइयां बनाती है। उसमें पहला है इसरो
इसरो रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करेगा। इसरो क्या करेगा? रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करेगा। अगला है इंस्पैक। इंस्पैक इंस्पैक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। हमसे पूछ सकता है जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की एकल खिड़की कौन सा है, तो इसको कह सकते हैं हम लोग इंस्पैक। इंस्पैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एनसीआईएल। एनसीआईएल का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो एनसीआईएल का फुल फॉर्म होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करेगा। कौन करेगा? एनसीआईएल करेगा। अंतरिक्ष विभाग नीति को लागू करेगा। अंतरिक्ष विभाग नीति को लागू करेगा और सुरक्षित एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगा। यह देखिए नोट में कुछ दिया हुआ है। देखिए नोट में सॉरी खांसी आ गया था। नोट में दिया हुआ है भारत में निजी तौर पर, नोट में क्या दिया है? भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट वर्ष 2022 में विक्रम एस है, जिसे मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया था। इसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। आपसे पूछ सकता है विक्रम एस को विकसित किसने किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत कनाडा संबंध में चर्चा। भारत कनाडा संबंध चर्चा में चलिए देखते हैं। कनाडाई पीएम ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस यूएसए, यानी फाइव आइज इंटेलिजेंस में कौन कौन शामिल है? तो यूएसए शामिल है, यूके शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल है। इनके द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर यह आरोप लगाया गया। अगला है वित्त वर्ष 2022-23। वित्त वर्ष 2022-23 में 8.16 बिलियन डॉलर में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अगला है कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। आगे है पृष्ठभूमि। भारत कनाडा राजनयिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आए। भारत और कनाडा के बीच जो राजनयिक संबंध था वो 1948 में अस्तित्व में आए। आगे चलते हैं। 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादी जो कनाडा स्थित है ने बम विस्फोट की, जिसमें 329 लोग मारे गए। 2010 में औसन्य परमाणु समझौता और 2015 में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। अगला टॉपिक देखते हैं जाति आधारित जनगणना। अगला टॉपिक क्या है? जाति आधारित जनगणना। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी किया। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36.01%, पिछड़ा वर्ग बीसी 27.12%, अनुसूचित जाति
65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52%। ये डाटा आप लोग को हो सके तो याद कर लेना चाहिए, ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक बार और हम लोग इस चीज को देखते हैं, जो बिहार में जातियों का जनसंख्या कितना कितना परसेंटेज में है, कितना कितना परसेंट में जातियों की जनसंख्या। आइए हम लोग चल देखते हैं इसको फिर से। देखिए बिहार की टोटल जनसंख्या कितना है, 13.07 करोड़। सर्वेक्षण के अनुसार ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग 36.01%। बीसी कितना है, 27.12%। अनुसूचित जाति कितना है, 19.65%। हम एक बार इसको काहे बोल रहे हैं, इसको पढ़ना चाहिए। 19.65 या 27.12% हम इसको एक साथ इसलिए पढ़ते हैं जो आप लोगों को याद करने में सहूलियत हो। अनुसूचित जनजाति 1.68%, सामान्य वर्ग 15.52%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी है, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। हो जाएगा क्या, हो गया है। आरक्षण कितना है, 75%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। जनगणना किसका विषय है, संघ का विषय है। जनगणना संघ का विषय है। इसका पृष्ठभूमि क्या है ये देखते हैं हम लोग। आखिरी बार SECC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किया गया। 2011 में जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। नोट में देखिए, नोट में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग 1979 में गठित, 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया, ने अनुमान लगाया कि ओबीसी की आबादी 52% है। मंडल आयोग ने क्या अनुमान लगाया, ओबीसी की आबादी कितना है, 52% है। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है डीप ओशन मिशन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES की एक महत्वाकांक्षी पहल है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत 4077 करोड़। उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य है हिंद महासागर से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल PMN निकालना, मानव युक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 में 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजेगा। गहरे समुद्र में वनस्पतियों और जीवों की जैव पर्यवेक्षण होगा। अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन होगा। महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास, ये किसका लक्ष्य है, तो डीप ओशन मिशन का उद्देश्य ये सब है। आगे बढ़ते हैं। देश की सुरक्षा उद्देश्य और इन्हें प्राप्त करने के लिए अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, देखिए टॉपिक है भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति।
तो भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में देखते हैं देश की सुरक्षा उद्देश्य और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा का रणनीति। इसका सिफारिश किसने किया? तो हुडा समिति ने सिफारिश किया है। हुडा समिति के सिफारिश पर गठन किया गया है क्या? भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। अब इसका उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का उद्देश्य है सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मामलों के माध्यम से राष्ट्रों के हितों और सुरक्षा की रक्षा करना। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022-26 का मुकाबला करेगा। इनोवेशन टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। अगला है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट का प्रावधान होगा। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला टॉपिक मेरा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। टॉपिक क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं हम लोग। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यानी विधानसभा, लोकसभा या दिल्ली विधानसभा में यदि 100 सीट है तो वहाँ 33 गो महिलाएं होंगे। आगे बढ़ते हैं। यह मौजूदा SC और ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात सांसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। अब देखिए नोट में कुछ दिया हुआ है, नोट को देखते हैं। अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 332A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170 3 और 82 में संशोधन किया जाएगा। किसके लिए? तो परिसीमन के लिए। लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM संसदों ने इसका विरोध किया। मतलब ये जो पार्टी है इसके 2 संसद विरोध किए इसका। 454 संसदों ने इसका समर्थन किया। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। क्या किसको होती? ये देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को। IMEC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII के लिए साझेदारी का हिस्सा है। IMEC में रेल रोड शिप टू रेल नेटवर्क शामिल है, जिनमें 2 कॉरिडोर हैं। एक है पूर्वी गलियारा, भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। पूर्वी गलियारा कहाँ जोड़ेगा? भारत को अरब खाड़ी से जोड़ेगा। अब उत्तरी गलियारा